In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. हेलो, मेरा नाम मोनिका श्रीवास्तव है। मैं औरंगाबाद बिहार की रहने वाली हूँ। मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से किया है। उसके बाद मैंने चेन्नई में एक फिनटेक कंपनी में काम किया है। मैंने कोविड के टाइम यूपीएससी की तैयारी शुरू की। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल औरंगाबाद बिहार से स्कूलिंग की। उसके बाद मैंने कोटा में रहकर 2 साल आईआईटी की तैयारी की। फिर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया और मैंने आईआईटी गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है। मेरी यूपीएससी की जर्नी कोविड के बाद शुरू हुई, जहाँ शुरुआती कुछ अटैम्प्ट में प्रीलिम्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बन गया। 2023 में मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ और मुझे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुआ था। इस बार मेरी AIR 16 सिक्योर किया है मैंने। जब मैंने अपना पहला अटैम्प्ट यूपीएससी का दिया था, तब मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी कार्यरत थी एक फिनटेक कंपनी में, और मैंने अपने शुरू के सारे अटैम्प्ट्स एज अ वर्किंग प्रोफेशनल ही दिया है। हालांकि मेरा जो 2025 वाला अटैम्प्ट था, उसमें मैंने रेलवे से कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। अब मुझे सबसे बड़ा हर्डल प्रीलिम्स लगा था, क्योंकि मेजर रीज़न था कि यूपीएससी एक डिमांडिंग एग्जामिनेशन है और मैं इसको सफिशिएंट टाइम नहीं दे पा रही थी। मैं जब भी फॉर्म भरती थी, उसके 2 महीने पहले मैं प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करती थी और फिर जाकर पेपर दे आती थी। ये समझने में मुझे 2 से 3 साल लग गए कि मुझे पूरे 8 से 9 महीने इसकी तैयारी करनी है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा इशू था। दूसरा, थोड़ी लैक ऑफ गाइडेंस थी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई मेंटोर नहीं था और मैं चेन्नई में तैयारी कर रही थी। वहाँ पर सफिशिएंट रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे। और तीसरा, मैंने PYQs पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं 3-4 साल के PYQs देख कर जाती थी। हालांकि 2025 वाले अटैम्प्ट में मैंने करीब 20 साल के PYQs देखे थे। सिंस मेरी जो जॉब थी वो फुल टाइम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो वो 9 to 5 की जॉब थी मेरी। और जॉब करने के बाद मेरे पास उतना टाइम नहीं बचता था कि मैं इस एग्ज़ाम को दूँ। और दूसरा, मैंने एग्ज़ाम को समझने में भी थोड़ी देरी कर दी। मुझे एग्ज़ाम का सिलेबस और जो पैटर्न है वो समझने में थोड़ा टाइम लग गया। मैंने PYQs वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। मेनली यही रीज़न था कि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है यूपीएससी के लिए। मेनली रीज़न यही था कि जब मैंने स्ट्रैटेजीज़ देखी थी टॉपर्स की और जो भी ऑनलाइन मटेरियल देखा, तो मैंने देखा कि मोस्टली स्टैंडर्ड बुक से कवर हो जाता है। तो सिंस मेरा बैकग्राउंड जो था वो आईआईटी का था, तो मुझे लगा कि शायद बुक्स रीडिंग करनी है और थोड़े बहुत टेस्ट लगाने हैं, तो ये मैं खुद ही कर लूँगी, सेल्फ स्टडी से कर लूँगी। और सेकेंडली, मुझे कोई राइट मेंटरशिप भी नहीं दिखी चेन्नई में जो वहाँ पर मौजूद थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से ही सेल्फ स्टडी करके ही प्रिपरेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगी। हालांकि टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हेल्प लिया था अपने 2023 और 2025 वाले अटैम्प्ट में। जी, इनिशियल के मेरे अटैम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा था, तो मैंने एक सीनियर से बात की। उन्होंने कहा कि अगर प्री तुम्हारा नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई इशू है। देयर इज़ सम फंडामेंटल इशू इन योर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वापस से जा कर के बेसिक बुक्स पढ़नी चाहिए। तो जब उन्होंने ये एडवाइस दी थी, और दूसरी एडवाइस उन्होंने दी थी कि तुम छुट्टी लेकर के एक बार एग्ज़ाम दे करके देखो, तो मैंने प्रीलिम्स के पहले 2-3 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल था 2023 वाले अटैम्प्ट में। और सेकेंडली, मैंने PYQs पे भी ज़्यादा फोकस किया था। अब जैसे मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था 2023 में भी और 25 में भी। फोरम IAS का SFG आता है लेवल 1 एंड लेवल 2, वो मैंने डिलीजेंटली फॉलो किया है अपने 2023 अटैम्प्ट में। वो सुबह 7 बजे का टेस्ट होता है, वो मैं डेली फॉलो करती थी। और मैंने फुल लेंथ टेस्ट ऑफलाइन सेंटर पर भी जाकर दिए हैं। तो ये 2 चीज़ों से मुझे लगता है मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स पे फ़र्क पड़ गया। और लास्टली, मैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती थी, मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद 60-65 क्वेश्चंस ही लगाए थे। बट ग्रेजुअली मैंने अपना एक ऑप्टिमल नंबर फाइंड आउट कर लिया कि मुझे कितने अटैम्प्ट्स करने हैं। जैसे 2023 वाले अटैम्प्ट में मैंने 92 क्वेश्चंस किए थे और इस बार मैंने अराउंड 94 to 95 क्वेश्चंस किए थे। तो आई थिंक नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जितने आप कर रहे हो पेपर में, वो काफ़ी मैटर कर जाता है। अगर आप नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपके कम है, देन आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। और वो भी ना मेरे पास एक्यूरेसी थी, ना मेरे पास नंबर ऑफ़ ऑप्टिमल क्वेश्चंस थे। तो वो उस वजह से मेरा प्रीलिम्स में मार्क्स भी मेरे कम रह जा रहे थे। हालांकि इस बार अराउंड 95 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए हैं और मेरे मोर देन 80 क्वेश्चंस आई थिंक करेक्ट हुए हैं। तो सिंस मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मैं IIT से रही हूँ, तो जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टेटमेंट्स, बहुत जनरल स्टेटमेंट्स में भी मेरी टेंडेंसी थी कि मैं ओवर थिंक करूँ चीज़ों को।
तो जैसे जब हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कॉर्नर सॉल्यूशंस निकालने की हमें आदत होती है कि आप एक्सेप्शंस निकाल लो या केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस याद कर लो। तो वो ओवर थिंकिंग टेंडेंसी मैंने यूपीएससी में भी दिखाई है और प्रीलिम्स में बहुत इजी और जनरल स्टेटमेंट्स को भी मैं गलत मार्क कर देती थी। तो आई थिंक वो मेरे लिए बैकफायर कर जाता था। फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से मुझे समझ में आया कि मुझे इतना भी ओवर थिंक नहीं करना है, मुझे एज इट इज़ फेस वैल्यू पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है मुझे उसको इंटरप्रेट राइटली करना है। और ये स्ट्रैटेजी मैंने चेंज की थी अपने बाकी लास्ट के दोनों अटैम्प्ट्स में। जब मुझे ऑप्शनल पिक करने की बात आई तो सिंस बाकी सारे सब्जेक्ट जो ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड थे तो मेरा समहाउ मेरी ओरिएंटेशन जो था वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट की ओर ज़्यादा गया। तो मैंने पहले मैथ्स सोचा था पिक करने को, हालांकि सिंस मैं वर्किंग थी तो मैथ्स का सिलेबस फुलफ़िल कर पाना या मुश्किल था। तो उसके बाद मैंने दूसरा एनालिटिकल सब्जेक्ट जब थोड़ा बहुत रिसर्च करके पता लगा तो मैंने इकोनॉमिक्स पिक किया। हालांकि मेरा इकोनॉमिक्स में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, हालांकि बट सब्जेक्ट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने बेसिक्स बुक पढ़ी और मैंने देखा कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसमें ग्राफ्स होते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं। तो मुझे सब आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कम्प्लीटली इस ऑप्शन को पिक किया था। मेरा डिसीजन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि सिंस मैंने प्योरली आउट ऑफ इंटरेस्ट ये ऑप्शनल पिक किया था तो मैं नंबर ऑफ़ आवर्स और जो डिमांड करता है ये सब्जेक्ट मैं उसको वो उतना एफ़र्ट दे पाई थी। और हालांकि कुछ कैवेट्स आए थे मुझे इकोनॉमिक्स पिक करने में, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस होता है मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है और सिंस बहुत कम लोग लेते हैं तो फेलो एस्पिरेंट्स की भी कमी है कि आप अपना डिस्कशन ग्रुप बना पाओ, पीयर ग्रुप बना पाओ। तीसरा कि जो पेपर 1 में है उसमें आपको काफ़ी इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, तो आपको मुझे मॉडल समझने में टाइम लग गया था। इसी वजह से मैंने फिर ब्लिस पॉइंट स्टडी से झा सर की हेल्प ली। जो मुझे टॉपिक्स नहीं समझ में आते थे मैं उनसे जाकर के पूछ लेती थी और मैंने फुल लेंथ टेस्ट काफ़ी लिखे। तो उस वजह से मुझे समझ में आ गया कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब प्रीलिम्स के साथ जो मेरा मेजर इशू हुआ कि मैं इनिशियल कुछ अटैम्प्ट्स में जो क्वालिफाइंग मार्क्स भी रीच नहीं कर पा रही थी, उसका रीज़न ये था कि शुरू के 2-3 अटैम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया था, मैं टाइम नहीं दे पा रही थी प्रीलिम्स को और मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो श्योर शॉट आते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस इंटेलिजेंट गेसिंग पे करने होते हैं। तो ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग मैं थोड़ी ज़्यादा कॉशियस रहती थी कि पता नहीं कितने मार्क्स मेरे डिडक्ट हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस की भी कमी थी, मुझे लगता भी था कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा है, ये मुझे थोड़ा बहुत आता भी है, तो भी मैं नेगेटिव मार्किंग वजह से वो रिस्क नहीं लेती थी। तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स मेरे 60-65 मेजरली इस वजह से रह जाते थे क्योंकि मुझे 40-45 क्वेश्चंस आते थे और बाकी 20 क्वेश्चंस मैं एलिमिनेशन वाले करती थी। तो जो आउट ऑफ 2 ऑप्शंस जो एक इंटेलिजेंट गेस करना होता है वो रिस्क लेने का एपेटाइट उतना मुझ में नहीं था प्रीलिम्स में। और बाकी स्टडी मटेरियल की बात करें प्रीलिम्स के लिए तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के हैंड रिटन नोट्स, ज्योग्राफी के लिए जीसी लॉन्ग एंड एनसीईआरटी बुक्स, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक पढ़ी। इसके अलावा मैंने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए अपने दोनों अटैम्प्ट्स में। सिंस मैंने एसएफजी ज्वाइन कर लिया था तो मैं डेली अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करती थी और प्रैक्टिस करने के बाद मैं 1 घंटे बैठ के एनालाइज करती थी। मैंने एक रजिस्टर बना लिया था जिसमें मैं अपने मिस्टेक्स लिखती थी और नेक्स्ट मॉक टेस्ट के पहले उसको रिवाइज़ करती थी। तो मैंने अराउंड 10 से 15 हज़ार क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे अपने इन दोनों अटैम्प्ट्स में और फुल लेंथ टेस्ट भी मैंने बहुत सारे अराउंड 20 से 25 फुल लेंथ टेस्ट लगाए हैं। तो प्रैक्टिस, पीवाईक्यू एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक दीज 3 थिंग्स हैव चेंज माय प्रीलिम स्कोर फ्रॉम 65 to 136 दिस टाइम। इसके अलावा मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के अलावा मैंने उसको सप्लीमेंट किया था PT 365 से फॉर करंट अफेयर्स। फिर जो भी टेस्ट मैं देती थी उसके जो भी आंसर्स आते थे, मॉडल आंसर्स, उसमें से मैं नोट्स बनाती थी और उसको अपने स्टैटिक वाले नोट्स में ऐड कर लेती थी। इसके अलावा मैंने हर बुक से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे जो मैं क्विक रिवीजन के लिए रखती थी। जैसे लक्ष्मीकांत के मेरे 70 पेजेस नोट्स थे, स्पेक्ट्रम के मेरे 100 पेजेस नोट्स थे इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, तो वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने यूज़ किया था। और सेकेंडली एग्ज़ाम को समझने के लिए मैंने PYQ एनालिसिस किया था, जिससे मुझे समझ में आया कि जैसे पॉलिटी है या फिर ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ते जा रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चंस आने ही आने हैं और वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद हम डिराइव कर सकते हैं। तो जो PYQ एनालिसिस मैंने पिछले 20 से 25 साल का किया, पहले तो उसके ही शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है।
दूसरा मैंने वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जैसे पॉलिटी में इमरजेंसी से क्वेश्चंस आते हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक्स मैंने अलग से हाईलाइट करके नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा मुझे पता था कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, एसएनटी के क्वेश्चंस हैं जो कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट लगा करके आंसर्स डिराइव कर लूँगी। तो एक्यूरेसी मैंने इन सारे टॉपिक्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई। इकोनॉमी के मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी इकोनॉमिक्स था, और सेकेंडली वो कॉन्सेप्ट से समाउ डिराइव हो जाते थे आंसर्स। एसएनटी भी बहुत डायनेमिक है, तो इकोनॉमी के लिए भी मैंने PT 365 यूज़ किया था। उसके अलावा मैंने इकोनॉमिक सर्वे यूज़ किया था, बजट पढ़ के जाती थी मैं। फिर शंकर गणेश की एक बुक आती है कॉन्सेप्ट्स वाली, वो मैंने पढ़ा था इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए मैंने श्रुति मैम के नोट्स पढ़े थे और PT 365 पढ़ा था। जो प्रीलिम्स है वो समहाउ मेरे अंदर उसका एक फोबिया आ गया था। इस वजह से जब मेरा 2023 का रिज़ल्ट आया और जब सिलेक्शन मेरा 2024 में हुआ तो प्रीलिम्स के डर की वजह से मैंने वो वाला अटेम्प्ट स्किप किया, क्योंकि तैयारी करने के लिए शायद 1 या 1.5 महीने बचा हुआ था और वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला था, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो डिस्पाइट बीइंग सेलेक्टेड लोगों ने मुझे बोला कि तुम प्रीलिम्स तो दे दो एटलीस्ट, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन मेंस फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट। बट क्योंकि प्रीलिम्स बहुत डाइसी था और मेरे दिमाग में ऑलरेडी प्रीलिम्स का एक हवा बैठा हुआ था, मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रीलिम्स जो डिमांड करता है 4 महीने की प्रिपरेशन हो, जो भी जनवरी के बाद से लोग प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, मैं वो डिमांड को फुलफ़िल करूँगी डिस्पाइट बीइंग सेलेक्टेड। तो मैंने अपने 2025 वाले अटेम्प्ट में भी मैं फेब से पूरी तरह से प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर गई थी। मैं ऑप्शनल पढ़ती थी थोड़ा बहुत, बट 4 महीने की मैंने डेडिकेटेड प्रिपरेशन की है प्रीलिम्स के लिए। और दोनों बारी मेरे कंसिस्टेंटली मेरे स्कोर ठीक ठाक अच्छे रहे हैं। लास्ट टाइम आई हैड स्कोर 116, दिस टाइम 137। तो मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहूँगी जो कि प्रीलिम्स को लेकर के जिनका दिमाग में डर बैठा हुआ है, जैसा मेरे दिमाग में डर बैठा हुआ था। मैं यही बोलूँगी कि पहली चीज़ है कि आप स्टैटिक पे अपना होल्ड काफ़ी अच्छा कर लें, क्योंकि अगर आपका स्टैटिक बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप करंट के भी क्वेश्चन समहाउ स्टैटिक से लिंक करके आप आंसर डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि करंट वाले क्वेश्चंस में भी 1-2 ऑप्शंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप स्टैटिक से लिंक कर पाएंगे। जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन ही कुछ बॉन्ड के क्वेश्चंस आ गए, तो अगर आपका वो स्टैटिक पार्ट क्लियर है तो आप 2-3 ऑप्शन समहाउ आप एलिमिनेट करके लास्ट में एक आंसर या 2 ऑप्शंस पे तो आप आ ही पाओगे। तो फर्स्ट स्टैटिक पे आपका होल्ड अच्छा होना चाहिए। सेकेंडली नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो जैसा मैंने बताया कि मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज़ पे फोकस किया था, स्पेशली फुल लेंथ टेस्ट पे। मैंने फोरम की भी PTS ज्वाइन की थी एंड विजन IAS की भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। तो टोटली अराउंड 35 to 40 फुल लेंथ टेस्ट मैंने लगाए थे और सेंटर पे जा कर के मैंने 9 से 10 टेस्ट लगाए थे। इसके अलावा मैंने अभ्यास दिया था ताकि एक एग्ज़ाम लाइक सिमुलेशन हो सके। तो ये 2 चीज़ें और PYQ एनालिसिस जैसे मैंने बताया, तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप पहले मॉक टेस्ट लगाओ और उसमें देखो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। वहाँ से आपका डर धीरे धीरे ख़त्म होगा। आपका बहुत 120-130 के रेंज में मार्क्स नहीं भी आते हैं मॉक्स में, तो इट्स फाइन। मेरे अभ्यास में 88 मार्क्स आए थे, बट फाइनल एग्ज़ाम में मेरे 136 मार्क्स आए। तो इन 2 मार्क्स को कोरिलेट नहीं करो। आप मॉक टेस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं कि कौन से एरियाज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे पता था कि मुझे पॉलिटी और इकोनॉमी में 100% एक्यूरेसी रखनी है, तो मैंने मॉक टेस्ट को यूज़ करके वो एक्यूरेसी अगर मेरी 95% भी थी तो मैं 100% पे लाती थी। सिमिलरली SNT या फिर आर्ट एंड कल्चर में मुझे पता था क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं, तो मैं थोड़ा सा फिर सोच करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी। सो मैंने जो स्ट्रैटेजी चेंज की कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा कर के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दूंगी। मेनली रीज़न ये था कि मेरे एक अटेम्प्ट में मैंने सोचा था कि मैं अप्रोच पेपर को सॉल्व करने का चेंज करूँगी। जैसे मैं 1 गो में पेपर सॉल्व करती थी, बट मैंने सोचा था कि मैं 2-3 आइटरेशन में पेपर को सॉल्व करूँगी। हालांकि मैं जब एक्चुअल एग्ज़ाम में गई तो मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम सेंटर पर कभी जाकर पेपर दिया नहीं था और ऑनलाइन टेस्ट में इसको इम्प्लीमेंट कर पाना मुश्किल होता है, तो मैंने ट्राई भी नहीं किया था। इस बार मैंने जब मॉक टेस्ट लगाए तो फर्स्ट आइटरेशन में मैं वो क्वेश्चंस करती थी जिसके बारे में मैं श्योर हूँ। सेकेंड आइटरेशन में वो करती थी जो कि जहाँ मैं 2 ऑप्शंस पे बॉइल डाउन कर पा रही हूँ अपने आंसर को, और थर्ड जहाँ प्योरली हंच बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ मुझे लगता था कि ये मैंने कहीं तो पढ़ा है और इसका आंसर ये होना चाहिए। ये मोस्टली 1 लाइनर क्वेश्चंस होते थे जो फैक्ट बेस्ड होते थे। ये क्वेश्चंस मैं कम ही अटेम्प्ट करती थी। तो इस जो ये अप्रोच है इसको इम्प्लीमेंट करना है एक्चुअल एग्ज़ाम में और कैसे करना है, इस वजह से मैंने मॉक टेस्ट जाकर के ऑफलाइन सेंटर पे लगाया है। और सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट का भी एक इशू होता था। मैंने जो अपने नोट्स है, शॉर्ट नोट्स अपने स्टैंडर्ड बुक्स के बनाए थे, वो मैंने अपने लेटर अटैम्प्ट्स में बनाए थे। शुरू के 2-3 अटैम्प्ट्स में
मेरे कोई नोट्स नहीं थे और बहुत हैपजार्ड तरीके से मेरी प्रिपरेशन थी। जब मुझे लास्ट मिनट रिवीजन करना होता था वो मेरे लिए बहुत बल्कि हो जाता था, क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम पे वापस जाती थी और फिर हाइलाइट्स वगैरह पढ़ती थी और वो काफ़ी टाइम टेकिंग था। इस वजह से मैंने बहुत सारे तो टॉपिक्स रिवाइज भी नहीं किए थे अपने कुछ अटैम्प्ट्स में, जैसे आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब ज़्यादा रिवाइज भी नहीं कर पाती थी। पॉलिटी और इकोनॉमी रिवाइज करके जाती थी, उस वजह से क्वेश्चंस भी मैं इनके अटैम्प्ट कर पाती थी और मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने अटैम्प्ट करती थी वो कम रह जाते थे। मैंने अपने लेटर अटैम्प्ट्स में मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जैसे लक्ष्मीकांत के मैंने 70 पेजर नोट्स बनाए थे, बिल्कुल ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स। फिर स्पेक्ट्रम के मैंने अराउंड 100 पेजर नोट्स बनाए थे इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। सिमिलरली शंकर आईएएस के भी मेरे शॉर्ट नोट्स थे। तो ये जब प्रीलिम्स के पहले या कोई भी मॉक देने से पहले मैं इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके जाती थी। इसके अलावा जब मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया था तो उससे जो भी मुझे रेलेवेंट कंटेंट मिलता था, जैसे एक क्वेश्चन था इस बार एक व्हील का दूसरा नाम पूछा गया था, वो क्वेश्चन सेम 2005 में भी आया था। वो क्वेश्चन उसका आंसर मैंने अपने स्टैटिक नोट्स में ऐड कर लिया था। तो हर नोट्स में एक सेक्शन मेरा पीवाईक्यू वाला भी होता था और वो मैं सबसे फर्स्ट रिवाइज करती थी, क्योंकि रेपिटेशन होता है पीवाईक्यू का, तो आप पीवाईक्यू को इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। सो ओवरऑल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका स्टैटिक पार्ट पे होल्ड अच्छा खासा होना चाहिए। आपके स्टैंडर्ड बुक्स कम से कम 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और फिर उसको आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं जैसे मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत के नोट्स को एटलीस्ट 45 टाइम्स रिवाइज किया होगा, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा हैं और मुझे प्रीलिम्स का एक डर भी था, तो मैं पॉलिटी बार बार जाके पढ़ती थी। मेरा एक क्वेश्चन भी पॉलिटी का गलत होता था तो मैं पूरा नोट्स बैठ कर पढ़ती थी। फिर सेकेंडली आप पीवाईक्यू एनालिसिस करें। मैं शुरू के अटेम्प्ट्स में 3-4 साल के पीवाईक्यू लगा के जाती थी, इस बार मैंने 25 साल के पीवाईक्यू लगाए हैं, क्योंकि रेपिटेशन का काफ़ी चांसेस होता है। एंड सेकेंडली आप अप्लाइड नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। कोई एक ऑप्शन होगा जो आप एलिमिनेट कर पाओगे क्योंकि वो पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा। फिर थर्डली आपको मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और कुछ टेस्ट आप सेंटर पे जाके लगा सकते हैं ताकि एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट हो। आपको ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप गलत तो नहीं फिल कर रहे, कि आपको आधा घंटा ओएमआर फिलिंग में जाता है जो आप ऑनलाइन आप कितना भी चाहे वो सिमुलेट नहीं कर सकते हैं। या अगर आप सेंटर पे नहीं भी जा सकते हैं तो आप घर में एक बंद कमरे में एक ओएमआर शीट लेकर के बैठे और वो 2 घंटे में पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करें और सेल्फ एवेल्युएशन करें। तो प्रीलिम्स में ये 3 चीज़ें आई थिंक अगर आप करेंगे तो प्रीलिम्स रिलेटिवली आपके दिमाग से जो डर है वो निकल जाएगा और आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई भी कर पाएंगे। सीसैट के लिए मैं यही बोलूँगी कि 6-7 दिन काफ़ी होते हैं सीसैट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने पीवाईक्यू पे अच्छा खासा होल्ड बना रखा है तो 10 साल की पीवाईक्यू आप उठाकर लगा ले। और एक स्ट्रैटेजी आपको एग्ज़ाम हॉल में स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जैसे मैं आईआईटी के बैकग्राउंड से हूँ, हालांकि 2023 वाले अटैम्प्ट में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे वो थोड़े टफ आए थे, तो मैंने एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर को एनालाइज किया तो मेरी स्ट्रैटेजी, मैं यूजुअली एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करती थी, बट मुझे लगा कि ये क्वेश्चन टफ हैं तो मैंने तुरंत रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा उस साल अटैम्प्ट किए थे। तो कोई फिक्स स्ट्रैटेजी सीसैट की न रखें, वो डायनामिक होनी चाहिए बेस्ड ऑन आपका डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। मेंस में मैंने अपने 2023 और 2025 के अटेम्प्ट में अराउंड 35 मार्क्स का जंप लिया है और मेजरली मेरे जो मार्क्स है वो एथिक्स में बढ़े हैं। एथिक्स में लास्ट टाइम आई हैड स्कोर्ड 117 और इस बार 132। और उसके अलावा मैंने ऑप्शनल पे काफ़ी फोकस किया था। ऑप्शनल में मेरे 249 थे, इस बार 271 है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स ओवरऑल जीएस में मेरे 432 से 450 का स्कोर गया है और ऑप्शनल में 249 से 271। तो मैंने कुछ चेंजेस किए थे इस बार मेंस में। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने एनरिचमेंट में काम किया था। जैसे एथिक्स में मैंने एक रूल, बहुत ही सिंपल रूल लिया था कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है तो मैं वो पॉइंट नहीं लिखूँगी, तो नो एग्जाम्पल नो पॉइंट। उस वजह से मेरा हर एग्जाम्पल में, हर पॉइंट में एक एग्जाम्पल रहता था। सेकेंडली मैं बहुत माइंडफुल कंक्लूजन्स लिखती थी इस बार। इंट्रोडक्शन मेरा डेटा या डेफिनेशन के साथ होता था, बट कंक्लूजन में मैं थोड़ी माइंडफुल रहती थी कि मैं या तो उसको क्वेश्चन से रिलेट कर पाऊँ या तो फिर मैं एक नया डायमेंशन ऐड कर देती थी। तो जब मेरे इवैल्यूएशन, कॉपी इवैल्यूएशन भी होती थी तो मुझे हर बार कंक्लूजन पे ये रिमार्क मिलता था कि यू आर राइटिंग अ वेरी माइंडफुल कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पे काम किया है मैंने इस बार। आंसर राइटिंग में अप्रोच थोड़ी और भी चेंज की है, जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। अब जैसे आपके पास लिमिटेड स्पेस होता है आंसर लिखने के लिए, तो मैं क्वेश्चन को सब कैटेगराइज कर लेती थी, तोड़ लेती थी डिफरेंट पार्ट्स में और फिर उसको डिवाइड करके जो भी डिमांड है क्वेश्चन की उसको हिट करती थी कीवर्ड्स यूज़ करके। और मैंने सब हेडिंग्स को हाईलाइट किया है, जैसे कैप्स लॉक यूज़ करके, कुछ क्वेश्चन में कैप्स लॉक यूज़ करके सब हेडिंग्स को हाईलाइट किया ताकि बेटर विजिबिलिटी हो। प्रेजेंटेशन पे काम किया है।
तो मैंने आंसर राइटिंग का जो अप्रोच है उसको थोड़ा चेंज किया है। सेकेंडली मैंने टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा काम किया है। ऑप्शनल में पेपर 1 में मुझे टाइम मैनेजमेंट का इशू होता था, तो मैं क्वेश्चंस को टाइम मार्क करती थी। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मुझे मिला, शुरू के 5 मिनट में मैंने क्वेश्चंस को टाइम मार्क किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो 20 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें टेंडेंसी थी कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा ले रही थी जब मैं मॉक दे रही थी। तो सिंस मैंने टाइम मार्क करा हुआ था हर क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन मेरा 2:45 पे कंप्लीट होना है, तो मैं उससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती हूँ। तो उस वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट में भी एक काफ़ी हेल्पफुल रहा। और तीसरा, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, जैसे बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं कुछ, उस पर मैं उतना ही टाइम देती थी जितना मैं बाकी क्वेश्चंस को टाइम देती थी। जैसे लोगों की टेंडेंसी होती है कि क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं 2 मिनट में इसको कर लूँगा, बट मैं उसको जितना टाइम 7 मिनट में बाकी में दे रही हूँ तो इसको भी 7 मिनट ही देती थी। उस वजह से मेरा कंटेंट जो है थोड़ा सा ऐड ऑन हो जाता था और मुझे शायद एक्स्ट्रा एज मिला है उस वजह से। जैसे कंक्लूजन की बात करें तो अब इंक्लूसिव ग्रोथ करके एक टॉपिक होता है हमारे GS 3 में, तो उसमें मैं बजट के सप्तऋषि गोल्स को ऐड कर देती थी, या फिर आत्मनिर्भरता को ऐड करती थी, या जो भी मैंने बजट में कोई भी लाइन पढ़ी होगी, फॉर एग्जांपल, या साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन आया है, उसमें अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी पे पूछा या AI पे पूछ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे का स्टेटमेंट ऐड कर देती थी, री स्टेटमेंट इफेक्ट ऑफ AI, और कोट कर देती थी इकोनॉमिक सर्वे को। तो कंक्लूजन्स मेरे वे फॉरवर्ड बेस्ड भी होते थे, या फिर थोड़ा नया डायमेंशन भी कभी कभी ऐड कर देती थी। जैसे अगर पूछा है उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, तो मैं डेवलपमेंट के बारे में बात करने लगती थी, कुछ इंटरलिंकेजेस करके एक नया डायमेंशन भी खोल देती थी। अब पेपर 1 के लिए मैंने ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग और PMF IS की बुकलेट्स यूज़ की हैं थोड़ी बहुत। उसके अलावा MGP मैंने ज्वाइन किया था, फोरम IS का, वो मैंने कंटेंट एनरिचमेंट के लिए काफ़ी यूज़ किया है अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा जो बेसिक बुक्स होती है, जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पे रिलाई किया था, और जैसा मैंने बताया कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, मैंने उसी को यूज़ किया है। मैं, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे थ्रू आउट प्रिपरेशन में, तो मेरे आंसर्स थोड़े से फैक्ट हैवी रहते थे, क्योंकि मुझे फैक्ट समहाउ मेमोराइज हो जाते थे, क्योंकि मैं प्रीलिम्स पे फोकस मैंने काफ़ी ज़्यादा किया है। तो एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स मैंने GS 1, GS 2, GS 3 और GS 4 में भी काफ़ी दिया है। फिर उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया के जो हैंड रिटन नोट्स आते हैं उसी को रेफ़र किया था। NCERT से थोड़े बहुत टॉपिक्स उठाए थे। मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने तमिलनाडु की बुक रेफ़र की थी, और NCERT भी ओल्ड वाली NCERT से वो टॉपिक्स जो मैं नहीं कवर कर पाई थी उसको ऐड किया था। इसके अलावा मैंने ऋषिकांत रेड्डी के नोट्स काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किए हैं। उनके नोट्स को एज बेस नोट्स मैंने बनाया, और उसके ऊपर मैं एनरिच करती थी जो भी मुझे ऐड करना होता था। मैं जब भी कोई मॉक टेस्ट देकर आती थी और मुझे कोई पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता था, तो मैं ऋषिकांत रेड्डी के नोट्स पे ही ऐड ऑन कर देती थी। इसके अलावा डिस्टिल्ड IAS की PYQ आती है, मॉडल आंसर्स ऑफ PYQ, तो मैंने PYQ के भी नोट्स इसमें भी मेंस में बनाए थे, और वो मैं अपने जो बेस नोट्स थे उसी में ऐड ऑन कर लेती थी। लास्ट टाइम मेरे ओवरऑल GS में 432 थे, तो मुझे पता था कि मुझे GS में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे जो मेरे मार्क्स थे उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करना है, बट मैं ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस नहीं लाना चाहती थी कि इनफैक्ट मुझे अपने स्कोर को मेंटेन करना था। तो उस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। जैसे मैंने ऋषिकांत रेड्डी सर के नोट्स यूज़ किए थे, मैंने वापस से उसी को यूज़ किया। हालांकि इस बार जो एग्जाम्पल्स ऐड करने थे वो मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हर जगह ऐड किए हैं। उसके लिए मैंने MGP की जो बुकलेट्स आती हैं उससे मैंने थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। जहाँ तक पेपर अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी है, मैं शुरू के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी 10 मार्कर वाले, एंड देन आई यूज़ टू मूव टू 15 मार्कर क्वेश्चंस। फिर मैं 11 to 20 करती थी, एंड लास्ट में 6 to 10 क्वेश्चंस करती थी। तो इससे एक बैलेंस टाइम मैनेजमेंट हो जाता था कि मैं 15 मार्कर्स को भी उतना ही टाइम दे पा रही हूँ जितना मैं 10 मार्कर्स को दे पा रही हूँ। और शुरू के 5 क्वेश्चंस जो लिखती थी वो मैं अच्छे से लिखती थी। मैंने जो टाइम अलॉट किया हुआ था वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मेरा वेल मैनेज था। और GS 1 में एक प्रॉब्लम आई थी मुझे इस बार, कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था अशोका और अकबर में मैं कंफ्यूज हो गई थी, और वो फर्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था अकबर के बारे में और मैंने अशोका समझ करके मिस इंटरप्रेट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट और मैपिंग वगैरह मैंने बना दिया था। जब आधा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्वेश्चन गलत लिख रही हूँ। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन था और पूरा पेपर मेरा बाकी था। हालांकि फिर मैंने थोड़ा पॉज लिया, उस क्वेश्चन को वापस से पढ़ा, और फिर जो मैंने थोड़ी ओवर राइटिंग की उस पर। हालांकि मैंने थ्रू आउट कामनेस मेंटेन की है पेपर में। एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं थोड़ा सा पैनिक कर जाऊं और मेरा पेपर बिगड़ जाए, लेकिन मैंने एक लंबी सांस ली और वापस से पेपर को शुरू किया।
तो ये, और सिमिलरली मेरे GS 4 में भी एक क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था कि मैंने क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लिया था, बट ओवरऑल स्कोर मेरा बैलेंस रहा क्योंकि मैं वो बैगेज आगे के क्वेश्चंस में कैरी नहीं करती थी। जैसे कुछ टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि 10 मार्कर्स में आपके 10 पॉइंट्स होने चाहिए एंड 15 मार्कर में 15 पॉइंट्स होने चाहिए। मैं ऐसा कोई माइंडसेट लेकर के नहीं स्टार्ट करती थी आंसर को अपने। मैं देखती थी कि क्वेश्चन को सब कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है अगर इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे, तो मैं यहाँ पर तोड़ देती थी क्वेश्चन को कि इफिशिएंसी पे मैं 5 पॉइंट्स लिख दूंगी एंड इफेक्टिवनेस पे 5। तो जब मैं और सब हेडिंग्स में डालती थी उसको कैप्स लॉक में करके बेटर विजिबिलिटी के लिए, तो लाइंस ड्रॉ कर दी। जैसे इंट्रोडक्शन मैंने लिखा, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद एक सब हेडिंग दी, फिर उसके बाद अपने 5 पॉइंट्स लिखे, फिर सेकंड सब हेडिंग दी, फिर 5 पॉइंट्स लिखे, फिर से एक लाइन ड्रॉ किया और कंक्लूजन पे आ गई। तो एक तो इससे बेटर विजिबिलिटी अच्छी हो जाती थी मेरे आंसर की, और दूसरा मैं हर पार्ट को मैं एड्रेस करती थी। तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ एवरी पार्ट आई थिंक इस बार इस अटेम्प्ट में मैंने वो चेंज किया है। तो उससे मुझे लगता है थोड़ा एज मिला है। हर क्वेश्चन को तोड़ देना चाहिए ताकि पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए अच्छे से। जैसे GS 1 में मुझे याद है 2023 वाले अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी का फोर्ड पे। तो मुझे पता नहीं था कि वो कौन सी लैंडफॉर्म है और कैसे अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को। हालांकि मैंने कई वो टर्म पढ़ा था और मुझे पता था कि आइस रिलेटेड लैंडफॉर्म है ये, इससे ज़्यादा मुझे इस बारे में पता नहीं था कुछ। ये एक 10 मार्कर क्वेश्चन था, तो मैंने इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स ऐड कर दिए। अब मुझे पता है कि कोई भी लैंडफॉर्म होगा वो टूरिज्म के लिए यूज़ हो सकता है, वो इकोसिस्टम के लिए यूज़ हो सकता है, तो मैंने ये पॉइंट्स ऐड कर दिए। और फिर कंजर्वेशन का भी कुछ इसमें ऐड करके ले आई थी। तो मैंने वो एक भी स्पेस खाली नहीं छोड़ा था, जितने भी डायमेंशंस हो सकते थे मैंने वो फोर्ट को रिलेटेड ऐड कर दिए। ज्योग्राफी में क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड भी दे दिया था मैंने कि कंजर्व कैसे कर सकते हैं और बेटर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता हो तो आप उस पर ऐसा ना हो कि 2 मिनट का टाइम देकर के निकल जाओ। आप उसको उतना ही टाइम दो, 5 मिनट का टाइम दो, ताकि आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओ आप बाकी लोगों से। क्योंकि बाकी लोग तो 2 मिनट के टाइम में लिख रहे हैं, आप 5 मिनट देकर लिख रहे हो, तो शायद हो सकता है बाकी को 2 नंबर मिलेगा, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपका डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर, हर क्वेश्चन में आपका फिर वैसे एक नंबर आपको अगर एक्स्ट्रा मिलते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है फिर आपकी रैंक में। GS 2 में मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही यूज़ किए थे, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। उसके अलावा जैसे डिस्टिल्ड IAS के PYQ नोट्स मैंने बनाए थे। सिंस मेरा प्रीलिम्स में इनिशियल अटेम्प्ट्स में नहीं होता था, तो मेरे मेंस के एज सच कोई नोट्स नहीं थे। तो जब मेरा 2023 में प्रीलिम्स हुआ था तो मेरे पास उस टाइम पे मेंस के नोट्स नहीं थे, तो मैंने PYQ के मॉडल आंसर्स जो थे डिस्टिल्ड IAS के, उससे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। और जो इस वाले अटेम्प्ट में मैंने उसी नोट्स को एज बेस नोट्स यूज़ किया है। उसके अलावा रेड्डी सर के नोट्स मैंने यूज़ किए हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड गवर्नेंस के लिए मैंने कुमार अनुराग सर के नोट्स यूज़ किए हैं। उसी के ऊपर मैं MGP के जो टेस्ट दे के आती थी मैं उसमें ऐड ऑन कर लेती थी। कुछ नया एग्जाम्पल मिला, कोई कमेटी के रिकमेंडेशंस मिले, या टॉपर कॉपीज़ को मैंने काफ़ी यूज़ किया। जैसे श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज़ हैं GS 2 की, उसको मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। इसके अलावा GS 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो था वो मैंने दिपिन सर के CAVA हैंडआउट्स यूज़ किए हैं। सिर्फ हैंडआउट्स को मैंने यूज़ किया एज बेस मटेरियल। इसके अलावा यही वेलफेयर स्कीम्स के लिए मैंने मेंस 265 यूज़ किया था। GS 2 में मेरा लास्ट टाइम भी स्कोर 125 था और इस बार भी 129 है। तो आई थिंक पॉलिटी में मैं काफ़ी आर्टिकल्स एंड जजमेंट्स, रिपोर्ट्स, ये सब मेरी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है ऐड करने की। और मैं GS 2 में थोड़ा पेपर न्यूट्रल अप्रोच रखती हूँ कि मैंने GS 3 का कोई एग्जांपल यूज़ कर दिया, इकोनॉमिक थोड़ा स्टैंड पॉइंट से भी ऐड कर दिया। IR का क्वेश्चन है तो मैंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट दिखा दिया उसमें। सिमिलरली पॉलिटी में PRI के क्वेश्चन है तो उसमें इकोनॉमिक का एस्पेक्ट दिखा दिया। तो डायमेंशंस में ज़्यादा ऐड कर पाती थी। और एग्जाम्पल्स भी मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं जो मैंने श्रुति शर्मा मैम के नोट से पिक किए थे। जैसे GS 2 में जो थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और गवर्नेंस वाला जो है, इसके जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और इसके नोट्स भी काफ़ी क्रिस्प थे मेरे। तो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जैसे और पॉलिटी में भी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ पे आता है, जैसे PRIs वगैरह पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हर बार ही रिपीट होते हैं। तो कुछ टॉपिक्स इमरजेंसी पे टॉपिक्स पे आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या इन जनरल फेडरलिज्म पे भी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, जुडिशरी पे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो हर चीज़ के मेरे शॉर्ट नोट्स थे और मैं उन्हीं नोट्स को एनरिच करती थी और डायरेक्ट यूज़ करती थी मैं अपने आंसर्स में। तो ये टॉपिक्स मेनली ड्यू टू PYQ एनालिसिस जो मैंने किया था अपने 2023 वाले अटेम्प्ट में। और हर टॉपिक जो डिस्टिल्ड IAS का बुकलेट होता है उसमें हर लाइन आइटम, जैसे सिलेबस के लाइन आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग वो क्वेश्चंस डाल देते हैं।
तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैंने बेस नोट्स बनाए थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। GS3 के लिए मैंने सिंस मेरा ऑप्शन इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमी वाला पार्ट मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, बट एग्रीकल्चर वाला पार्ट मैंने जयंत सर के नोट्स थे AIR 59, उनके नोट्स मैंने यूज़ किए थे एज बेस नोट्स अगेन। और मैं इकोनॉमिक सर्वे पिछले 2 से 3 साल के पढ़ के जाती थी हर बार, क्योंकि मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था और मैं एक्सटेंसिवली कोट करती थी सर्वे को। सिमिलरली बजट भी मैंने पिछले 2 साल का पढ़ा था, तो इकोनॉमिक्स के लिए मोस्टली अपने ऑप्शनल के नोट्स जो पेपर 2 के लिए मैंने बनाए थे और जयंत सर के नोट्स मैंने यूज़ किए थे। सेकेंडली साइंस एंड टेक के लिए मैंने श्रुति शर्मा मैम के नोट्स यूज़ किए थे। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS और मेंस 365 का जो हैंड आउट आता है विजन IAS का, वो यूज़ किया था। GS3 में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि सिंस मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, तो मेरी थोड़ी टेंडेंसी थी कि मैं बहुत टेक्निकल जार्गन्स यूज़ ना कर दूँ और सिर्फ इकोनॉमी ओरिएंटेड आंसर्स ना लिखूँ। उस वजह से मैंने जो जयंत सर के नोट्स यूज़ किए थे और थोड़े बहुत मैं टॉपर कॉपीज़ भी पढ़ती थी, ताकि मैं बैलेंस एक आंसर लिख पाऊँ। उसकी वजह से मैंने इकोनॉमिक सर्वे के भी कुछ एज पैराग्राफ्स के नोट्स बना लिए थे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में आप देखोगे कि वो सोशल एंगल भी ऐड कर देते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंगल भी ऐड कर देते हैं टू कीप द होल थीम बैलेंस्ड। तो मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया है सर्वे को। उसके अलावा मेरे पास जो GS1 के भी एग्जाम्पल्स होते थे, जैसे सोसाइटी के एग्जाम्पल्स मैंने प्रिपेयर किए थे, विमेन रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हो। इकोनॉमी में जैसे अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे पूछा है, तो मैं उसमें सोशल एंगल लेकर आती थी, इकोनॉमिक एंगल ले आती थी, इन्वायरमेंट का भी एंगल ले आती थी। तो एक जो होलिस्टिक अप्रोच होता था GS3 में, मैं वो ट्राई करती थी इनकॉर्पोरेट करने का, और थोड़ा कॉन्शियस रहती थी जब आंसर राइटिंग करूं कि मैं सिर्फ टेक्निकली जो इकोनॉमिक टर्म्स है वो यूज़ नहीं करूं, क्योंकि जब आपका ऑप्शनल होता है और आपको पता होता है कि इस टॉपिक के बारे में मुझे बहुत कुछ आता है, तो आप एज अ जनरलिस्ट आपको लिखना है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस, GS3 के मैंने काफ़ी टेस्ट लगाए थे और थोड़े अपने आंसर्स को मैं रिलेवेंट रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि GS3 इज़ मोर लॉजिकल सब्जेक्ट। तो मैं बार बार क्वेश्चंस को देखती थी और फिर जब भी आंसर मैं लिखती थी तो मैं आई यूज़ टू कीप लुकिंग एट द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से मैं अपने आंसर्स फ्रेम करती थी। GS3 में मैं बोलूँगी कि एग्रीकल्चर यूजुअली लोग थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। इकोनॉमी में जो इंक्लूसिव ग्रोथ, प्लानिंग, ये सब पे फोकस ज़्यादा रहता है, बट एग्री वाला पार्ट मेरे हिसाब से थोड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है। जो आप फोकस करेंगे तो आपको स्कोर भी अच्छा मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये 3 टॉपिक्स यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं। मैं खुद भी इग्नोर करके गई थी 2023 वाले अटेम्प्ट में। इसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो, और ये बहुत रिपीटेटिव पैटर्न होता है, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग वाले में तो क्वेश्चंस हर बार 1-2 क्वेश्चन आता है और वो सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन होता है, तो वो आप देख सकते हैं। SNT वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा नैनोटेक, बायोटेक, ये सारे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और SNT में भी थोड़े बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको फिर मैं डील वही तोड़ के करती थी किसी भी क्वेश्चन को, कि अगर नैनोटेक का क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं उसके बेनिफिट्स बताऊंगी, उसके चैलेंजेस बताऊंगी, उसका क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड डाल देती थी मैं। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता था तो मैं 4-5 पॉइंट्स डाल देती थी वे फॉरवर्ड के इन शॉर्ट, तो उससे एक फ्यूचर ओरिएंटेड थोड़ा कंक्लूजन मिल जाता था मुझे, और थोड़े पॉइंट्स भी मिल जाते थे। इसके अलावा सिक्योरिटी एक टॉपिक है जो कि अगेन अनदर लो हैंगिंग फ्रूट इन GS3। उसके लिए मैंने मनीष शर्मा के, मेरा एक फ्रेंड है मनीष शर्मा, वो भी IRS में, उसके नोट्स यूज़ किए थे। और वाजीराम की येलो बुक आती है सिक्योरिटी की, वो भी यूज़ किया है। सिंस मैंने काफ़ी टॉपर के नोट्स यूज़ किए एक्सटेंसिवली, फॉर एग्जांपल जैसे SNT में एंड सोसाइटी के लिए श्रुति शर्मा मैम के नोट्स यूज़ किए हैं, फिर एग्रीकल्चर के लिए जयंत सर के नोट्स यूज़ किए हैं, GS2 के लिए रेड्डी सर के नोट्स यूज़ किए हैं। बट मैं इनके नोट्स तभी यूज़ कर पाती थी जब मुझे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी हर सब्जेक्ट की। मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हुए थे और मुझे पता था, इसके अलावा कि मुझे ये भी पता था कि PYQ का पैटर्न क्या है। मैंने PYQ के एनालिसिस के भी अपने नोट्स वो खुद बनाए हुए थे। तो इन अपने PYQ के नोट्स प्लस जो भी टॉपर के नोट्स यूज़ कर रही थी उसको यूज़ करती थी। इसके अलावा जो भी बेस नोट्स मेरे रहते थे उसमें मैं फिर अपना वैल्यू एडिशन ज़रूर करती थी। जैसे जो एग्जांपल्स लिखती थी मैं वो मेरे खुद के एग्जांपल्स होते थे। तो आप जब भी किसी टॉपर के नोट्स यूज़ करो तो आप ये बात को ध्यान में रखना कि आपने स्टैंडर्ड बुक्स कवर किए हुए हो, आपने PYQ एनालिसिस किया हुआ हो, और आप सिर्फ उनके नोट्स को पढ़ के मत जाओ, उस नोट्स को आप अपने नोट्स बना लो, उसमें अपना वैल्यू एडिशन करके। मूविंग ऑन टू GS4, GS4 मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आप जितना एफर्ट लगाते हो आपको वो मार्क्स में भी दिख जाएगा, अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हो तो। लास्ट टाइम आई हैव स्कोर्ड 117 और इस बार मेरा स्कोर 132 रहा है एथिक्स में।
कुछ चीज़ों का मैंने इसमें ध्यान रखा था। एथिक्स में मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। डी के बालाजी करके एक बुक आती है, ब्लैक बुक, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे। वो मेरे बेस नोट्स थे। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने नेहा भोसले मैम के नोट्स पढ़े थे, उनसे मैंने कुछ पॉइंटर्स ऐड किए थे। उनके लुकमान के नोट्स हैं और विजन के नोट्स हैं, उसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स उठाए थे और वो मैंने अपने नोट्स में, अपने हैंड रिटन नोट्स में ऐड किए थे। उसके अलावा मैंने इस बार पीयूष सर की एथिक्स इम्प्रूवमेंट मॉड्यूल को ज्वाइन किया था। उससे भी मैंने अपने ही नोट्स में कुछ एडिशन करा था और उनकी क्लासेस, कुछ थोड़ी बहुत क्लासेस की थी। जैसे मेरा जो एथिक्स में है वो मुझे पार्ट ए से थोड़ा डर लगता था, पार्ट बी जो केस स्टडी वाला पार्ट होता था वो मैं एड्रेस कर लेती थी, बट पार्ट ए में जैसे जो कोट्स आते हैं वो उनको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है और अप्रोच कैसे करना है, वो मुझे पिछले बार थोड़ी दिक्कत आई थी। हालांकि इस बार मैंने कुछ दोस्तों से पूछा था जिनके एथिक्स में मार्क्स अच्छे थे, तो उन्होंने बताया कि जो कोट्स आते हैं उसको आप एज मिनी ऐसे ट्रीट करो। इसके अलावा केस स्टडी में मैंने थोड़ी अप्रोच चेंज की थी। मैंने पिछले अटेम्प्ट में केस स्टडी में ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि जब आपसे रिजोल्यूशन पूछा जाता है तो आप 4-5 ऑप्शंस देते हो एंड आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताते हो। हालांकि इस बार मैंने ऑप्शंस पे कम फोकस करके अपने कोर्स ऑफ एक्शन पे ज़्यादा फोकस किया था। तो पार्ट बी में मैंने कोर्स ऑफ एक्शन पे काफ़ी फोकस किया है। उसके अलावा मैंने ऐश्वर्या शरण का अप्रोच था, मैम का अप्रोच था कि वो कीवर्ड्स की एक अलग से उन्होंने नोट्स बनाए हुए थे, तो मैंने इस बार अपने कीवर्ड्स की अलग से नोट्स बना लिए थे और उसको मैं हर टेस्ट देने के पहले पढ़ के जाती थी। जैसे क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हो गया या फिर मेंटल रेजिलियंस हो गया। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये मैंने 15-20 कीवर्ड्स बनाए हुए थे और ये मैं पेपर के जस्ट पहले देख कर जाती थी। सिंस एथिक्स में मैं टाइम मैनेजमेंट का एक इशू होता है और मॉक्स वगैरह भी जब मैंने लगाए थे तो मुझे 3.5 घंटे लगते थे। इवन इन 2025 वाले अटेम्प्ट में भी मुझे जब मैंने फर्स्ट मॉक लगाया था तो मुझे 3.5 घंटे लगे थे। तो 2 चीज़ें मैंने चेंज की। एक तो मैंने पेन चेंज किया जो मैं यूज़ करती थी, क्योंकि मैंने पहले जो पेन यूज़ किया था उसकी ग्रिप थोड़ी सी मोटी थी, तो मैंने इस बार हॉजर एक्सो जेल यूज़ किया था, उसकी ग्रिप हल्की सी पतली थी। दूसरा मैंने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा लिखती हूँ, तो फ़ॉन्ट उस पर मुझे फीडबैक मिला था कि आप फ़ॉन्ट बड़ा करें। और तीसरा मैंने टाइम मार्किंग स्टार्ट कर दी थी क्वेश्चंस की, जैसे मैंने ऑप्शनल में भी किया था। तो मैं GS4 में टाइम मार्क करती थी। फॉर एग्जांपल मुझे 2:30 पे पेपर मिला है तो मैं 5 मिनट लगा करके हर क्वेश्चन को टाइम मार्क करती थी कि मैं ये वाला क्वेश्चन 2:45 पे कंप्लीट करूँगी, ये क्वेश्चन मैं 3 बजे कंप्लीट करूँगी, ये 3:15 पे करूँगी, और मैं वो टाइम को डिलीजेंटली फॉलो करती थी। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू नहीं रहा बिकॉज ऑफ टाइम मार्किंग। GS4 में मेरा एक और सिंपल रूल था कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है तो मैं वो पॉइंट नहीं लिखूँगी। तो हर पॉइंट में मेरा एक एग्जाम्पल आता था। अगर एग्जाम्पल नहीं लिख पाऊँ तो फिर मैं डेटा यूज़ करती थी। यहाँ तक कि मैंने इकोनॉमिक सर्वे GS4 में भी कोड किया हुआ है। तो सब्सटैंशिएट करने के लिए मैंने GS4 में काफ़ी एफर्ट लगाया है। और जैसे स्टार्टिंग ऑफ केस स्टडी फॉर एग्जांपल विमेन एम्पावरमेंट पे पूछा है या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे पूछा है, तो मैं उसको भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एंगल से ऐड कर देती थी, डेटा ऐड कर देती थी, या फिर स्कूल्स ऑफ थॉट यूज़ करती थी। तो ये कुछ चेंजेस है। और जैसा मैंने कहा कोर्स ऑफ एक्शन पे मैंने काफ़ी फोकस किया था केस स्टडीज़ में। ऐसे में लास्ट टाइम मेरा स्कोर 103 था और इस बार 98 है। तो ऐसे में समाउ मुझे पता था कि मैं इसमें कितना भी एफर्ट लगाऊं मैं वैसा ऐसे नहीं लिख पाऊंगी जैसा टॉपर्स लिख पाते। मैंने कुछ जैसे विक्रम ग्रेवाल के सर के मैंने ऐसे देखे हैं, तो मुझे पता था कि मैं बहुत एफर्ट लगा करके भी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैं बहुत फ़िलासफ़िकल ऐसे या फिर जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वैसा ऐसे कभी नहीं लिख पाऊंगी। तो मैंने एफ़र्ट भी उस हिसाब से लगाया। वो एफ़र्ट मैंने एथिक्स एंड ऑप्शन में लगाया है। मुझे पता था कि वहाँ मैं पे ऑफ करेगा मेरा एफ़र्ट। हालांकि मैंने ऐसे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि इग्नोर ही कर दिया था। MGP ज्वाइन किया था तो उसके लिए मैंने 4 एसेज लिखे थे और इवैल्यूएशन भी कराया था उसका। अब जैसे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे मैं फोकस ज़्यादा करती थी। ऐसे में बॉडी मेरा भले ही थोड़ा सा एवरेज मैं लिख दूँ, बट इंट्रोडक्शन मेरा अच्छा होता था। जैसे एक हमारा ऐसे आया था फेलियर पे, तो उस पर मैंने इसरो के फेलियर का पूरा अच्छे से एनेक्डोट लिखा था। सिमिलरली लाइफ इज़ अ जर्नी पे आया था एक ऐसे, तो मैंने उस पर थॉमस एडिसन के फेलियर पे बात की थी कि कैसे उनके यहाँ आग लग गई थी और उसके बाद भी वो उसको सेटबैक लेकर के नहीं, उसको एज अ चैलेंज लेकर के उन्होंने आगे प्रोसीड किया था। सिमिलरली कंक्लूजन भी मेरे अच्छे होते थे। कंक्लूजन में मैंने संस्कृत के कुछ श्लोक वगैरह यूज़ किए थे इस बार एक ऐसे में। दूसरे में मैंने एक मूवी का रेफरेंस यूज़ किया था, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी वाला मैंने ऐसे लिखा था, तो उसमें मैंने लिखा था मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो ये मैंने एज इट इज़ मूवी से लिख दिया था। बट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे मैंने काम किया था ऐसे में। उसके अलावा मैंने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था ऐसे मेरे बस का नहीं है।
सिंस मैं वर्किंग प्रोफेशनल थी तो मैं डेली आंसर राइटिंग ऐसा प्रीलिम्स के पहले मैंने कभी नहीं किया। मैंने 2023 और 25 दोनों में मैंने AWFG फोरमाइज को ज्वाइन किया था, जहाँ वो डेली आंसर राइटिंग कराते हैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो वो सुबह मैं 7 से 8 बैठ करके वो 7 क्वेश्चंस लिखती थी और वो सबमिट कर देती थी AWFG में। तो वो डेली आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में डेफिनेटली किया है, बट उससे पहले मैंने नहीं किया है। उसके अलावा मैंने इस वाले अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स में मैंने डेली आंसर राइटिंग की है, अगेन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। उसके पहले मैंने नहीं किया। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने PYQ एनालिसिस कर लिया है, तो आप PYQ लिख सकते हो। PYQ किसी भी साल का PYQ आप उठा लो। FLTs मत लिखो क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, 3 घंटे आप बैठ के नहीं लिख सकते हो। आप 1 घंटे बैठ के 5 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस लिख लो, उसको फिर आप इवैल्यूएट या सेल्फ इवैल्यूएशन कर लो, या तो फिर आप उसको किसी से इवैल्यूएट करा लो। एक और चीज़ मैंने इस बार काफ़ी यूज़ की थी, ChatGPT। जैसे और ऐसा नहीं था कि मैं कुछ भी पूछ लेती थी ChatGPT से। मेरे प्रॉम्प्ट थोड़े से वैसे कंसाइज होते थे और एग्जैक्ट टू द पॉइंट मैं पूछती थी। जैसे पेपर 2 इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट के व्यूज़ मुझे डालने होते थे, तो वो व्यूज़ के लिए मैं पूछती थी कि कोई भी फॉर एग्जांपल PLI का सक्सेस पूछना है मुझे, तो मैं एग्जैक्ट उनसे पूछती थी ChatGPT से कि आप मुझे आर्गूमेंट्स बताओ और काउंटर आर्गूमेंट्स बताओ विथ इकोनॉमिस्ट नेम्स। तो इसके मैंने फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। सिमिलरली एथिक्स के एग्जांपल्स के लिए मैंने ChatGPT बहुत यूज़ किया है। फिर थोड़ा बहुत बैलेंस्ड ओपिनियन फॉर्म करने के लिए भी मैंने बहुत यूज़ किया है। तो मैं बोलूँगी जुडिशियस यूज़ ऑफ ChatGPT एक तो मैंने किया था इस बार। फिर मैंने टॉपर नोट्स को बेस नोट्स बनाया था, बट उसके अलावा मैंने PYQ एनालिसिस के भी नोट्स बनाए थे। तो आप ये 2-3 चीज़ें आप करोगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने टाइम मार्किंग करनी शुरू कर दी थी क्वेश्चंस की, बट नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। मैंने जैसे ऑप्शनल में की है, उसके अलावा फिर मैंने एथिक्स में की है जहाँ मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट एक इशू हो सकता था, तो मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा करके टाइम मार्किंग करती थी। इसके अलावा आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग करती थी और उसकी वजह से मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने डिलीजेंटली डेली आंसर राइटिंग की है। 7 क्वेश्चंस मैं GS के लिखती थी और 5 क्वेश्चंस मैं ऑप्शनल के लिखती थी। इसके अलावा मैंने फुल लेंथ टेस्ट जाकर के सेंटर पे लगाए हैं। MGP मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने एटलीस्ट 5 टेस्ट हर GS पेपर के लगाए हैं। और मैंने अभ्यास ज्वाइन किया था, तो वो ऑल इंडिया मेंस का जो टेस्ट होता है फॉर अगेन एग्जाम लाइक सिमुलेशन की, वो आप 2 दिन में 4 टेस्ट बैक टू बैक लिख रहे हो। तो अभ्यास मैंने इस अटेम्प्ट में भी दिया था और पिछले अटेम्प्ट में भी दिया था। तो आप समहाउ आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि आपको 6 घंटे आज और 6 घंटे कल लिखना है। तो वो सब प्रैक्टिस आप करेंगे मेंस में, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। बाकी मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रहा है। उस पर सिंस मैं नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आती हूँ, तो उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी जो मेरी इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी है वो मैं अलग से बताना चाहूँगी। हालांकि मैंने जो भी एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी अगर बताऊँ तो मैंने पेपर 1 के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है आहूजा, सैल्वाटोर, फ्रॉयन, ये सब बुक्स यूज़ की थी। मैंने प्रगति नौटियाल, मेरी बैचमेट है 2023 की प्रगति नौटियाल, उसके नोट्स PYQ नोट्स मैंने इस बार काफ़ी यूज़ किए थे। उससे मैंने अपनी कुछ कॉपीज़ इवैल्यूएट भी कराई थी। जैसे उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए थे कि आप पेपर 2 को पेपर 1 में यूज़ करो और पेपर 1 को पेपर 2 में यूज़ करो, वो मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया था। सिमिलरली फॉर पेपर 2 मेरे कुमार अनुराग सर के नोट्स यूज़ किए थे, और जैसा मैंने बताया ChatGPT मैंने यूज़ किया था फॉर इकोनॉमिस्ट व्यूज़। मूविंग ऑन टू इंटरव्यू, मेरे 2023 में 171 मार्क्स थे, मेरा शीलवर्धन सर का बोर्ड था, और इस बार मेरे 206 मार्क्स हैं, मेरा अनुराधा प्रसाद मैम का बोर्ड था। तो कुछ चीज़ें जो मैंने इनकॉर्पोरेट की हैं इस बार इंटरव्यू में, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं थोड़ी सी नर्वस थी पिछले इंटरव्यू में। इस बार वो नर्वसनेस समहाउ चली गई थी क्योंकि मैंने 1-to-1 मॉक्स काफ़ी लगाए थे। मैंने फरीद सर के साथ एक सेशन दिया था, उसके बाद मैंने अनुपम सर के साथ दिया था, मैंने उत्कर्ष सर के साथ एक सेशन दिया था। एक सेशन ही दिया था, बट मैंने 3-4 सेशंस लगाए थे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी बताया कि जैसे एक सेशन में मुझे बोला था कि मैम आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो इंटरव्यू में। तो मैंने इस बार थ्रू आउट इंटरव्यू मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ा स्माइल करते रहूँ, और मैं इस बार इंटरव्यू में थोड़ी कंफर्टेबल थी सिंस एक कॉन्फिडेंस जो था वो समहाउ मेरे अंदर आ गया था कि मैं सर्विस में हूँ, वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा इन एनी केस। मेरे मार्क्स भी पिछले बार कम थे, तो समहाउ एक माइंडसेट था कि 171 से कम तो मतलब ठीक है दे सकते हैं, बट क्या ही दे सकते हैं। तो मैं 3 चीज़ों पे फोकस करने बोलूँगी इंटरव्यू के लिए। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर कर जाता है, दूसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल। आप जो भी कन्वे कर रहे हो आप अवॉइड करो कि जार्गन्स मत यूज़ करो, बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज़ मत करो, बहुत सिंपल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप जो दिमाग में सोच रहे हो वही आपको कन्वे करना है। एंड तीसरा कंटेंट,
कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस, 20% रोल होता है कंटेंट का। आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपकी जो भी है आप उसको यूज़ करो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इंटरव्यू में इस बार मेरे से डिफेंस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है डिफेंस का, बट मेरे पास जो भी लिमिटेड नॉलेज थी डिफेंस की कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कम है, क्यों कम है, मैं उसको फिर बॉयलर प्लेट पॉइंट्स जो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल बॉयलर प्लेट पॉइंट्स, मैं 3-4 पॉइंट्स लिख के आई थी। तो मैं 20 क्वेश्चंस मान लो इंटरव्यू में पूछे गए, तो मैं 4-5 क्वेश्चंस होते थे जो मुझे पता था कि यहाँ मुझे एक्सेल करना है, ये मेरे क्वेश्चंस हैं एंड आई हैव टू परफॉर्म 200% इन दोज क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना ईजी होता है जब आपने थोड़े मॉक्स लगा लिए हैं, आपने अपना डैफ स्टडी कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल डैफ में मेरे कोटा मेंशन था कि मैंने 2 साल कोटा में तैयारी की है, तो मैंने कोटा को एक्सटेंसिवली प्रिपेयर किया था, कोचिंग कल्चर को प्रिपेयर किया था, मेंटल हेल्थ को प्रिपेयर किया था। जैसे ही वो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, मुझे पता था कि नाउ बॉल इज़ इन माई कोर्ट और मुझे अब अपना बेस्ट देना है। तो वो क्वेश्चन मैंने बहुत ही कन्विक्शन से आंसर किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया था। एक चीज़ और मैंने चेंज की थी कि पहले जब मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते थे तो मैं शूट बैक करती थी। इस बार मैं 5 सेकेंड्स थोड़ा सोच करके बोलती थी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से भी नहीं आता था, बट पता था थोड़ा बहुत। तो मैंने मैम से पूछा, मैम मे आई टेक 5 सेकेंड्स टू थिंक ऑन इट। तो उन्होंने बोला, तो मैंने 5 सेकंड का सोच करके फिर बताया और मैं आंसर भी कर पाई। तो आप टाइम ले लो अपना, ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत जल्दी में सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। और बाकी आप थोड़ा मोमेंट को थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे मैंने मैराथन दौड़ा है 10 किलोमीटर का, तो उस पर एक बोर्ड मेंबर ने पूछा कि कितना टाइम लगा था, तो वो अपनी टाइमिंग से मेरी टाइमिंग कंपेयर करने लग गए हैं। तो मैंने उस पर पन मार दिया कि सर नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई विल डू बेटर देन यू। तो उस पर वो उनको हंसी आ गई थी। तो आप मोमेंट को थोड़ा लाइट कर सकते हो, वो आप गेज कर लो कि कहाँ पे आप लाइट मोमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और मॉक्स, मैंने पैनल मॉक्स दिए थे, संकल्प का एक मॉक दिया था, उसमें मुझे फीडबैक बोला गया था कि आप अच्छा कर रहे हो, आप और कुछ भी मत करो, जैसे आप हो वैसे ही आप प्रेजेंट कर देना खुद को। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट आईएएस का मॉक दिया था, वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि जो क्वेश्चंस मुझे नेक्स्ट आईएएस के मॉक में पूछे गए थे वही कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैच करके वही पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल रेलवे एक्सीडेंट्स पे पूछा गया था, फिर ऑपरेटिंग रेशियो पे क्वेश्चन मुझे दोनों में पूछा गया था, उसके अलावा कोटा पे के मेंटल हेल्थ पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर मैंने स्टडी आईक्यू का मॉक दिया था, जिसमें मुझे ये फीडबैक मिला था कि तुरंत शूट बैक करती हूँ तो थोड़ा सोच के आंसर करना है। एक फीडबैक मुझे वोरा सर ने दिया था कि जो तुमसे पूछा जा रहा है वही बताओ, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो। जब उन्होंने मुझसे पूछा था तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं, तो इस पर मैं थोड़ा सा बीट अराउंड द बुश करने लग गई थी, तो उन्होंने मुझे डांट लगाई थी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना है। तो मॉक्स मेरे लिए हेल्पफुल रहे थे काफ़ी। आप 3-4 पैनल मॉक्स दे सकते हो, बट 1-to-1 भी आप 2-3 शेड्यूल कर सकते हो, क्योंकि वो डैफ बेस्ड होते हैं। तो आपको डैफ के स्ट्रेंथ एरियाज़ पता लग जाएंगे कि कहाँ काम करना है, कहाँ नहीं काम करना है। मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज में जो भी यूज़ किया है वो मोस्टली टेस्ट सीरीज़ के लिए यूज़ किया है, और चैट जीपीटी यूज़ किया है। थोड़े बहुत मैंने गूगल अर्थ का यूज़ किया है मैपिंग के लिए, और गूगल मैप्स को यूज़ करती थी। इसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब पे ज़्यादा हेल्प नहीं ली है। यूट्यूब के वीडियोज़ मैं थोड़े बहुत देखती थी मैपिंग सेशंस के लिए, ताकि थोड़ी रिटेंशन अच्छी रहे। इसके अलावा 1-2 बातें हैं जो मैं हमेशा जब तैयारी करी थी तो ध्यान में थी। जब मैं फिनटेक कंपनी में काम करती थी, तो मेरे मैनेजर को जब मैंने बताया था कि मैं तैयारी करने जा रही हूँ और मैं मेंस के लिए छुट्टी लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने बस मुझे एक लाइन बोली थी कि मोनिका, आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये मत सोचना कि यू आर गिविंग दिस एग्ज़ाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एग्ज़ाम। आप किसी एग्ज़ाम को दो क्वालिफाई करने के लिए। तो ये माइंडसेट चेंज जो वो मैनेजर ने मुझे बोला था कि बहुत लोग होता है कि एग्ज़ाम दे देते हैं कि बस देखते हैं क्या होता है, वो आप कभी उस माइंडसेट से एग्ज़ाम मत देना। तो ये बात बार बार दिमाग में आती थी, और मुझे इन जनरल भी सपोर्ट काफ़ी रहा है, मेरी फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। वो भी बोलते थे कि तुम टॉप 50 में रैंक ला सकती हो। तो एक समहाउ कंडीशनिंग वैसी हो जाती है कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आपकी फैमिली बोल रही है कि तुम AIR 1 भी हो सकती हो, ये भी कहा है मेरी दीदी ने, तो फिर वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब इतना मेरी फैमिली को मेरे पे फेथ है, तो मैं भी एक बार लीप ऑफ फेथ लेके देख सकती हूँ। बाकी ओवरऑल प्रिपरेशन मैं बोलूँगी मेरे लिए कोर डिमांड को हिट करना काफ़ी काम किया है। रिलेवेंट आंसर्स लिखना, जैसे जब आप आंसर राइटिंग करते हो थोड़ा डिवेट कर जाते हैं लोग, तो कीप लुकिंग एट द क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और PYQ एनालिसिस, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, या फिर मैं इंटरव्यू के टाइम पे भी ट्रांसक्रिप्ट देखती थी, और कुछ क्वेश्चंस ट्रांसक्रिप्ट से मेरे मैच भी कर गए थे। तो वहाँ भी अगेन जो आपसे बाकी लोगों से पूछा जा रहा है, और जैसे वो आप देखेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा काफ़ी।
शुरू के कुछ अटैम्प्ट मैं बोलूँगी मैं लैक ऑफ सीरियसनेस था इस एग्ज़ाम को लेकर के कि क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल थी तो मुझे और यूपीएससी को लेकर के मैं श्योर भी नहीं थी कि मुझे करना है आगे या नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्टेबल जॉब में थी। तो शुरू के दो अटैम्प्ट्स मैं बोलूँगी तो मैंने तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है। मैं प्रीलिम्स के 2-3 महीने स्टार्ट करती थी पढ़ाई करना और फिर जाकर दे के आती थी। मॉक टेस्ट भी मैंने थर्ड अटैम्प्ट से ज्वाइन करना शुरू किया है। तो सीरियसनेस मुझे थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट में वाज माय सीरियस अटैम्प्ट, जब मैंने प्रीलिम्स का आंसर की मैच की थी और मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे और मैंने मेंस की तैयारी भी शुरू कर दी थी, बट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो वो भी एक मेजर सेटबैक था। इस वजह से भी प्रीलिम्स को लेकर के मुझे फोबिया हो गया था और मैंने आंसर की भी मैच करनी छोड़ दी थी। इस बार में मैंने आंसर की मैच नहीं की थी। तो इट वॉज लैक ऑफ सीरियसनेस, क्योंकि यूपीएससी आपका 7 से 8 घंटे डिमांड करता है, वो मैं नहीं दे पा रही थी। और दूसरा मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि एग्ज़ाम के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लिए पीवाईक्यू एनालिसिस और थोड़ी बहुत अगर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस आपको मिल पाए किसी से। फॉर एग्जांपल मुझे आयुष सिन्हा सर ने काफ़ी गाइड किया है। प्रीलिम्स में भी उन्होंने मुझे बोला था एसएफजी ज्वाइन कर लो, मेंस में भी उन्होंने मुझे बोला था कि पेन को चेंज करो जो तुम लिख रही हो, या फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ाओ। तो थोड़ी बहुत गाइडेंस आपको हियर एंड देयर अगर मिल जाती है तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फिर जब आप फेल करते हो, सिंस मैंने आईआईटी दिया है या IEEE दिया है, वहाँ पर मैं सक्सेसफुल रही थी, बट जब प्रीलिम्स नहीं निकला तो इट वाज अ मेजर सेटबैक फॉर मी। मेरे कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा मुझे लगा था, थोड़ा डीमोटिवेट हो गई थी कि मुझे आगे करना भी है या नहीं करना है। तो एक बैगेज आ गया था फेलियर का शुरू के 2-3 अटैम्प्ट्स के बाद। उस वजह से एक तो मैंने डील किया कि मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम लिखा था उस टाइम पे। हालांकि मैं श्योर नहीं थी कि मुझे बीपीएससी ज्वाइन करना है या नहीं करना है, बट मेरे फादर ने बोला कि तुम दे कर तो देखो कैसा क्या होता है, तुम समझ में आएगा कि तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट करो कि क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने बीपीएससी की भी थोड़ी बहुत तैयारी की थी और मैंने दिया था, उसमें मेरी 6th रैंक आई थी। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर मुझे मिला था कि आई थिंक यूपीएससी में हो जाएगा मैनेज। तो मैं यही बोलूँगी कि बैगेज होता है, बट इवेंचुअली इफ़ यू हैव टू डू इट, आप करते रहो, आप एफर्ट लगाते रहो और एक दिन आपकी भी AIR 16 आ सकती है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप प्रिपेयर करो, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाओ और हार्डवर्क करो, बट इन द राइट डायरेक्शन।